नमस्कार दोस्तों, बहुत दिनों के बाद मैं आज YouTube पर दोबारा आ पाया हूँ। इसका मूल कारण ये है कि मैं गांव चला गया था, बिहार, अपने गृह प्रदेश, और वहाँ से जब लौटा तो थोड़ा अपने बिजनेस के कामकाज में फंस गया था। लेकिन कमबैक के लिए भी मैंने एक शानदार दिन चुना है। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, जो बाबा साहेब के नाम से लोकप्रिय हैं, उनका महापरिनिर्वाण दिवस है। आज के ही दिन 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब का महापरिनिर्वाण हुआ था। दोस्तों, आपको ये सबसे पहले एक नया बात लग रहा होगा कि मैं मृत्यु के जगह पर महापरिनिर्वाण शब्द प्रयोग कर रहा हूँ। दरअसल बौद्ध जगत में अरहत प्राप्त व्यक्ति की मृत्यु को महापरिनिर्वाण से संबोधित करते हैं। जैसे भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। तो चूंकि मैं बौद्ध अध्ययन संस्थान दिल्ली विश्वविद्यालय से एमए किया हूँ, तो इसलिए मैं बौद्ध जगत में क्या संबोधन कब किनके लिए होना चाहिए, उसके लिए मैं एक एक्यूरेसी करने का प्रयास किया। बाबा साहेब का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। आज दोस्तों, उनके महापरिनिर्वाण पर मेरे द्वारा मैं तो बहुत ही छोटा सा इंसान हूं उनके सामने, उनके अंदर जो क्षमता थी, यदि 10% भी मेरे अंदर हो तो मैं अपने आप को धन्य मान लूँगा। क्योंकि दोस्तों, मेरा ये मानना है कि महापुरुष कोई भी हों, वो भारत के होते हैं। तो बाबा साहब भी भारत के हैं, भारत रत्न प्राप्त व्यक्ति हैं। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि आप किसी भी जाति, धर्म, वर्ग से संबंधित रखते हों, लेकिन इस स्तर के महापुरुष को अगर आप पुष्पांजलि नहीं दे पा रहे हैं तो ये आपकी बदकिस्मती है। उनको कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत ऊंचाइयों पे हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मैंने जो अनुभव किया कि बाबा साहब को मैं किन चीज़ों से संबोधित कर सकूं, हालांकि मैं आज जो कुछ भी आपको बताऊंगा, मैं बहुत ही छोटा ज्ञान रखता हूं। जो मैं कलेक्ट कर पाया उतना मैं आज आपको दे पा रहा हूं। विधिवेत्ता, क्योंकि जिस समय संविधान बनाने की जिम्मेदारी इनको दी गई थी, तो ये लॉ में डॉक्टरेट थे, LLD। इसलिए इनको मेरे तरफ से एक विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, ये वाली डिग्री के बारे में तो बताना ही नहीं है किसी को। कोलंबिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में MA और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से PhD। तो ये अर्थशास्त्री भी थे। समाज सुधारक, इनका पूरा जीवन सोशल रिफॉर्म में बीता, तो इसलिए मैं इन्हें समाज सुधारक भी कहना पसंद करूंगा। और दोस्तों, मानव विज्ञानी, इंसान को इंसान समझना, इंसान और इंसान के बीच भेद नहीं करना अगर किसी ने सिखाया तो भगवान बुद्ध, नहीं तो आधुनिक भारत में बाबा साहब अंबेडकर। इसलिए मैं इन्हें मानव विज्ञानी भी कहूँगा। बाबा साहब ने
जितनी पुस्तकें लिखी और मौलिकता के साथ, मैं ऐसे ही मंच पे आके नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, बाबा साहब एक संपूर्ण वाङ्मय जो 40-42 वॉल्यूम में है, मैंने उसका भी अध्ययन किया है। इसलिए मेरे नज़र से वो एक बड़े लेखक भी हैं। और दोस्तों, अंत में जो पूरा भारत उनको जिस नाम से बुलाता है, बाबा साहेब, तो बाबा साहेब के नाम से लोकप्रिय है। तो आज उनके महापरिनिर्वाण पर सच्ची पुष्पांजलि क्या हो सकती है? तो पहली तो उनके संपूर्ण जीवन कैरियर के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हो, ताकि हमारे मन में उनके प्रति जो भी श्रद्धा भाव है वो और बढ़ जाए। तो मैं आज इनके जीवन के बारे में, इनके राजनीतिक करियर के बारे में जो कुछ भी मेरी छोटी सी जानकारी है वो मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। और दोस्तों, मैं यह भी कहूँगा कि अगर इस इन्फॉर्मेशन में, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, यदि कोई त्रुटि रह जाए तो मैं इन्फॉर्मेशन देने के पहले हाथ जोड़ करके मैं क्षमा प्रार्थी होऊंगा कि यदि यह भूल मेरे से हो गई या हुई या होने वाली हो तो वो अनजाने में होगी, जानकर कभी नहीं होगा। या तो मुझे उस चीज़ का इन्फॉर्मेशन नहीं होगा, मिस इंटरप्रिटेशन कभी नहीं होगा। तो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि आज हमारे विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, समाज सुधारक, मानव विज्ञानी, लेखक, बाबा साहेब के नाम से लोकप्रिय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के महापरिनिर्वाण दिवस पर मुझे जो थोड़ी बहुत जानकारी है वो मैं आपके साथ शेयर करूं। और उस जानकारी को शेयर करने में यदि मुझसे कोई भूल हो तो मैं आपसे पहले ही क्षमा मांगता हूं, क्षमा प्रार्थी हूं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं एक संक्षिप्त परिचय देना चाहता हूं बाबा साहब का, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। और इस परिचय के पीछे दोस्तों मेरा एक ही उद्देश्य है जो मैं अंत में कहूँगा कि क्या आज के दिवस केवल बाबा साहब को याद कर लेने से उन्हें श्रद्धांजलि हो जाएगा, या उनके बताए गए मार्ग पर अगर कल भी हम चलें तो वो सच्ची श्रद्धांजलि होगी। परसों भी चलें और पूरे साल चलें, तब हम जब अगले साल उनके जन्मदिन पर उनको श्रद्धांजलि देने जाएंगे तो हम गर्व के साथ वो श्रद्धांजलि दे पाएंगे या पुष्पांजलि कि नहीं, मैं उनके बताए गए उस स्टेटस लेस सोसाइटी के बनाने में जो उनका एक मन में जो उनकी अभिलाषा थी, उस मार्ग पर चल करके हम उनके विचारों को आगे बढ़ाने का प्रयास किए। इसलिए दोस्तों पहले मैं एक संक्षिप्त परिचय दूंगा। इसके अलावा दोस्तों, यदि कोई यह कहते हैं कि मैं गांधीवादी हूं, गांधीजम अगर यह एक फिलॉसफी है, यदि कोई कहता है कि मैं लेनिनवादी हूं, मार्क्सवादी हूं, मैं नेहरूवादी हूं, तो दोस्तों अभी तो मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं इतना कह पाऊँ। हाँ, जिस दिन मैं खरे उतरूँगा अपने इस राजनीतिक जीवन में जाने के बाद, यदि मैं खरे उतरूँगा तो मैं उस दिन ज़रूर कह के दिखाऊँगा। अभी मैं ये मानता हूँ कि हो सकता है मुझ में उतनी हिम्मत नहीं हो, लेकिन अंबेडकरवादी कहने में क्या समस्या है? यदि गांधीवाद एक दर्शन है, यदि नेहरूवाद एक दर्शन है,
यदि मार्क्सवाद एक दर्शन है तो अंबेडकरवाद एक दर्शन क्यों नहीं हो सकता है। और जिस प्रकार से सभी जाति, सभी धर्म, सभी संप्रदाय के लोग गांधीवादी होते हैं, नेहरूवादी होते हैं, मार्क्सवादी होते हैं, तो फिर सभी जाति, धर्म, संप्रदाय के लोग जिनको विचारधारा अंबेडकर साहब का पसंद है, जैसे मुझे पसंद है, तो वो अंबेडकरवादी क्यों नहीं हो सकते हैं। ये मेरा आज प्रश्न है दोस्तों। किसी भी व्यक्ति को, मैं तो रजनीश सिंह तोमर हूं, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है, उसके पहले मैं सिटीजन ऑफ इंडिया हूं। तो किसी भी व्यक्ति को अंबेडकरवादी कहने में क्या समस्या है, अगर उनके बताए गए मार्ग पर आप चलना चाहते हैं तो दोस्तों ये मेरा फ़ोन नंबर है, बाबा साहब के ही चित्र के नीचे मैं रखा हूँ 8401902595। पूरे भारत में कहीं भी कोई अगर अंबेडकरवादी भी होना चाहते हैं तो मुझे उस मुहिम में शामिल होने में खुशी होगी। और मैं भी, अभी तो मैं अपने आप को वो लायक नहीं मानता हूँ, लेकिन मैं भी अंबेडकरवादी कहलाने में हिचकूंगा नहीं दोस्तों। हाँ, इतना ज़रूर है कि अंबेडकरवादी कहने से मैं गांधीवाद का विरोध नहीं कर रहा हूँ। हम एक इंसान हैं और एक सिटीजन हैं। हमारे सारे महापुरुष ने जो मुझे मार्ग दिखलाया है उस पर मुझे चलना चाहिए। तो मुझे गांधीवाद भी कहने में कि मैं गांधीवादी हूँ, मुझे कोई गुरेज नहीं है दोस्तों। और मैं डंके की चोट पर आज कह रहा हूँ, क्योंकि यह मंच गैर राजनीतिक है। मुझे नेहरूवादी कहने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये तीनों हमारे महापुरुष हैं। अगर आप ये कहते हैं कि सुभाषवादी, तो मुझे सुभाषवादी भी बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के समय हमारे जिस महापुरुष ने हमें जो मार्ग दिखलाया है, हर महापुरुष ने हमें सही मार्ग ही दिखलाया है और हमें उसी मार्ग पर चलना चाहिए। इसलिए दोस्तों आज मैं खुले मंच पर आपके सामने बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस पर, मैं यह दिवस, हालांकि मुझे लेट हो गया ये मंच तैयार करने में, नहीं तो मैं तो इनके जन्म दिवस पर इसकी शुरुआत करता, लेकिन आज मैं यह एक मुहिम चला रहा हूँ कि समाज के किसी भी वर्ग से आप ताल्लुक़ रखते हैं, एक बार अंबेडकर साहब को पढ़िए ज़रूर। मैंने पढ़ा है, मैं उनकी किताबें पढ़ा है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। आप मेरे घर पे आएंगे, मैं आपको बुक्स दिखा दूंगा, मेरे पास किताबें हैं। पाकिस्तान पर इनका क्या दृष्टिकोण था, जब आप पढ़ेंगे ना तो भाव विवल हो जाएंगे कि ये क्या कहना चाह रहे थे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बातें तो आज काफ़ी मैं करूँगा आपसे, क्योंकि मैं बहुत भावुक हूँ आज। तो पहले एक संक्षिप्त परिचय, राजनैतिक परिचय पहले मैं देना पसंद करूँगा। बाबा साहब अंबेडकर 1926 में पहले बंबई विधान परिषद के सदस्य बने। हम सभी लोग जो अवेयर हैं वो जानते हैं कि 1919 एक्ट के द्वारा, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा भारत में समय समय पर ये चुनाव केंद्रीय विधानसभा और प्रांतीय विधानसभा के लिए होता था। तो उस समय महाराष्ट्र, गुजरात इस तरह का स्टेट का नामकरण नहीं था, उसको बंबई राज्य कहते थे। तो उसी प्रांतीय विधान परिषद में, चूंकि वो 2 सदनों वाली परिषद थी, विधानसभा और विधान परिषद, तो बाबा साहब पहली बार 1926 में एंट्री लिए थे। 1926 से लेकर के 1937 दोस्तों, एक बार कोई खाली एमएलए हो जाता है ना, तो फिर उसकी 7 पुश्तें कहती है कि मेरे दादा एमएलए रहे थे, मेरे पिताजी, मैं भी कहता हूँ कि मेरे नाना एमएलए रहे थे। जरा सोच के देखिए, 11 बरस उस ब्रिटिश राज में
क्योंकि वायसराय के पास बहुत कुछ शक्तियां थी उसमें। उस ब्रिटिश राज्य में विधान परिषद का सदस्य बनकर टिके रहना वहां और अपनी बात कहना, अन्याय से कैसे लड़ना है, ये बाबा साहब से सीखना है, ये इंस्पिरेशन है हमारे लिए। उसके बाद जब इनकी लोकप्रियता बढ़ी, और उस समय विधान परिषद का मतलब ये मत सोच लीजिएगा कि विधानसभा के लोग चुन लेते थे, वो मैं जब पढ़ाता हूँ तो मैं बहुत अच्छे से बताता हूँ। आज बस ध्यान रखिएगा कि विधान परिषद विधानसभा के सदस्य के रूप में ये 1937 में बम्बई विधानसभा के सदस्य के रूप में चुने गए, और 5 साल, यानी यहाँ पर ये 11 साल और यहाँ 5 साल, 14 बरस, ये 5 साल बम्बई विधानसभा के सदस्य रहे। और इतना समझ लेना है कि इनकी पार्टी को भी कुछ सीट मिला था, जिसकी चर्चा मैं आगे करूंगा, क्योंकि ये विपक्ष के नेता भी रहे थे। सत्ता में कांग्रेस होगी मान लेते हैं, लेकिन विपक्ष में अकेले दम पे लड़ रहे थे, जरा सोच के देखिए। और उसके बावजूद ये विपक्षी दल के नेता थे 1937 से 42। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि 1919 के ही एक्ट से, लेकिन हम 1935 पे चले जाते हैं कि वायसराय की कार्यकारिणी में मंत्री नियुक्त किए जाते थे। तो बाबा साहेब को 1946-42 ईस्वी में वायसराय की कार्यकारिणी में मंत्री बनने का अवसर प्राप्त हुआ, और वो लेबर मिनिस्टर के रूप में थे। कार्यकाल उनका बहुत ही शानदार रहा, लगभग 4 साल। 22 जुलाई 1942 से 20 अक्टूबर 1946 तक ये वायसराय की कार्यकारिणी में श्रम मंत्री रहे। दोस्तों, आगे बढ़ने के पहले दोस्तों मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा कि यह मंच हमारा, मैं रोज कहता हूँ कि राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करने वाला गैर राजनीतिक मंच। तो इसलिए कुछ राजनीतिक बातें भी होंगी, भले ना मंच गैर राजनीतिक है, बट मुद्दे तो राजनीतिक भी होंगे। और चूंकि मेरा जीवन 21 साल मुझे हो गए, मैं आईएएस का मेंटर हूं, मैं आईएएस की तैयारी कराता हूं, और मैं एक कोचिंग संस्थान का डायरेक्टर भी हूं, आज मैं बता रहा हूं। तो 21 वर्षों से, और मैं वो दिल्ली के दूसरे कोचिंग क्लासेस के डायरेक्टर के तरह यूट्यूब पर आकर के बकथोथरी कभी नहीं करता हूँ। मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। 4 विषय मैं अकेले पढ़ाया हूँ 21 वर्ष। संविधान, भारत का इतिहास, भूगोल और साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों, आज जो मेरा ये लेक्चर है, ये हमारे उन विद्यार्थियों के लिए भी है जो आईएएस की परीक्षा देना चाहते हैं, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा देना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा देना चाहते हैं, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा देना चाहते हैं, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा देना चाहते हैं। और मैं जानकर सबसे अंत में नाम ले रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे लिए तो गुजरात 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 ये मेरी कर्म भूमि है। जो प्यार मुझे गुजरात ने दिया है, जन्म मुझे बिहार ने दिया है, मुझे बिहार से भी उतना ही लगाव है, लेकिन गुजरात मेरी कर्म भूमि रही है। जो मुझे यहाँ मान सम्मान मिला है दोस्तों, तो गुजरात को कैसे भूल सकते हैं। आज भी शायद कोई गुजरात का कोचिंग चलाने वाला किसी भी क्षेत्र में जाकर के गुजरात के गांव तक पहुंच जाए, वो अकेला दम रजनीश तोमर को है, बाकी किसी को नहीं। क्योंकि बाकी लोग क्लास चलाए, और रजनीश तोमर सलमान खान वाला वो डायलॉग है कि हम रिश्ते बनाते हैं। तो ये जो है, ये हमने किया है दोस्तों। तो बाबा साहब का ये संक्षिप्त परिचय भी चल रहा है, तो मैं आग्रह करूंगा कि राजनीतिक लोग तो जाने ही
राजनीतिक लोगों को इसलिए ज़्यादा जानना चाहिए कि वो जब विधानसभा में चर्चा करें किसी बिल पर, तो उनके दिमाग में आना चाहिए कि अंबेडकरवाद क्या कहता है। वो फिलॉसफी, यदि हम संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व में यह कहते हैं कि यह समाजवादी सिद्धांतों से प्रेरित है, यह गांधीवादी सिद्धांतों से प्रेरित है, तो यह पढ़ाते समय मैं ही केवल पढ़ाता हूँ कि यह अंबेडकरवादी सिद्धांतों से प्रेरित है। उनका क्यों नहीं आना चाहिए? जो पूरा संविधान बनाए उनका दर्शन नहीं दिख रहा है हमको। मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, गांधी जी का भी दर्शन दिखना चाहिए, नेहरू जी का भी दर्शन दिखना चाहिए समाजवाद, लेकिन जो संविधान को निर्माण किए हैं तो क्या उनका फिलॉसफी उसमें आया ही नहीं होगा कहीं? तो हमें तो आज से हम दिल्ली के उन आईएएस के कोचिंग क्लास वाले संविधान के टीचरों को यह डायरेक्शन दूंगा कि प्लीज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में अंबेडकरवाद भी खोजिएगा और बच्चों को पढ़ाइएगा इससे। नहीं तो हम यही मानेंगे कि वही एक गाइड जो घूम रहा है चारों तरफ, बस उतने के बीच में आपका नॉलेज खोजिए। और हम शिक्षकों की जिम्मेदारी है, मैं पटना में पढ़ाने वाले लोकप्रिय टीचर को कह रहा हूं, मैं लखनऊ में पढ़ाने वाले लोकप्रिय टीचरों को कह रहा हूं कि यूट्यूब पर आकर के ये जो गलथेथरे करते हो मत करिए प्लीज़, बच्चों को ज्ञान दीजिए सही। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा। तो आज मैं राजनीतिक लोगों के लिए भी कहूँगा कि जब आप कहीं बैठे हों और आप अगर चर्चा कर रहे हैं तो बाबा साहब के सिद्धांतों को भी ध्यान में रखकर करिएगा। शिक्षकों से मैं आग्रह करूँगा कि वो जब संविधान पढ़ाएं तो उसमें अंबेडकरवाद को देखें कि कहाँ कहाँ है उनका दर्शन, और फिर हम अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान सभा के सदस्य बाबा साहब 9 दिसंबर 1946 को बने और 24 जनवरी 1950 तक वो रहे। अभी संक्षिप्त है दोस्तों, फिर इसका डिटेल्स आएगा। उसके बाद भारतीय संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष 29 अगस्त 1947 को इनको नियुक्त किया गया। ये चुने गए और ये 24 जनवरी 1950 तक भारतीय संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन रहे। इसी प्रकार दोस्तों, जब देश स्वतंत्र हुआ तो हालांकि अंतरिम सरकार का गठन पहले ही हो गया था, लेकिन जब भारत स्वतंत्र हुआ तो अंतरिम सरकार में जो पाकिस्तान वाले इलाके के लोग मंत्री बन गए थे तो उनको जानना पड़ेगा, भाई जाओ पाकिस्तान, अब क्या करोगे यहाँ? तो फिर से रीसफल हुआ। तो स्वतंत्र भारत की जो पहली मंत्रिमंडल का गठन हुआ, उस मंत्रिमंडल में बाबा साहब अंबेडकर को 15 अगस्त 1947 को कानून और न्याय मंत्री बनाया गया और वे इस पद को 6 अक्टूबर 1951 तक सुशोभित करते रहे। दोस्तों, 3 अप्रैल 1952 को जब राज्यसभा का पहला चुनाव हुआ तो उस चुनाव में ये बंबई राज्य से राज्यसभा के सदस्य बने और 6 दिसंबर 1956 यानी जीवन पर्यंत, ये इनके जीवन का, यही इनके महापरिनिर्वाण का दिन है, तक ये बंबई राज्यसभा के सदस्य रहे। और मुझे, आपको पता है कि मैं किसी भी ना दल के समर्थन में ज़्यादा रहता हूँ, ना ही मैं किसी दल के विरोध में ज़्यादा देर जाता हूँ, लेकिन मुद्दों के आधार पर, चाहे आप किसी भी पार्टी के विचारधारा को मानते हैं, मुद्दों के आधार पर समर्थन और मुद्दों के आधार पर विरोध होना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कहना है केवल कि ऐसा कांग्रेस ने क्यों किया, ऐसा हर दल ने किया है अपने अपने समय में,
क्योंकि मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या 2014 से लेके आज तक कोई गैर क्या कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के लोगों को मिला है क्या भारत रत्न? पद्मश्री या पद्म भूषण छोड़ दीजिए। इसलिए आलोचना तटस्थ करनी है दोस्तों। तो देखिए इनके साथ कितना अन्याय हुआ है। 1990 में जाकर के आप इनको भारत रत्न देते हैं। अगर किसी और चीज के लिए भी आप कंसीडर नहीं कर पा रहे थे तो कम से कम एक संविधान निर्माता के रूप में ही कंसीडर कर लेते। मान लेते हैं कि सरकार बनाने के बाद कुछ मजबूरियां होती हैं कि भाई हम जिस पार्टी के सत्ता में हैं तो भाई अपने पार्टी के लोगों को ही पहले कृतज्ञ कर दें, तो 2-3 साल दे दिए होते, चौथा साल आप इनको भी तो दे सकते थे। तो मरणोपरांत 1990 में आकर के, यानी जब आपको यह लगने लगा कि दलित चेतना का आविर्भाव हो रहा है, मैं एक बार फिर दोस्तों ये क्लियर करके ये बात कर रहा हूं कि मैं दलित नहीं हूं जाति से, मैं रजनीश सिंह तोमर हूं, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, जो जिस चेतना की मैं बात कर रहा हूं वो जगना ही चाहिए। और मैं तो एक नए दर्शन से आपके समक्ष आ रहा हूं कि दलितों के अधिकार की बात करने के लिए दलित होना ही जरूरी है क्या? ठीक ना? क्या मुझे यदि लगता है कल की किसी ओबीसी के अधिकार की बात करना है तो क्यों नहीं करना चाहिए? कल को यदि यह लगता है कि सवर्णों के भी अधिकार की बात करना है तो यानी वी द पीपुल ऑफ इंडिया, तो हर एक वर्ग के अधिकारों की बात करनी चाहिए। और जब वी द पीपुल ऑफ इंडिया बनकर हम आगे चलेंगे तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो इसलिए दोस्तों मैं तो यही कहता हूं कि हम किसी भी वर्ग के हों, जाति के हों, धर्म के हों, लेकिन अगर किसी विशेष वर्ग का नुकसान हो रहा है तो उस पर चर्चा जरूर होनी चाहिए, सामंजस्य बिठाइए ना, क्योंकि सॉल्यूशन तो हर चीज का निकलता है। दुनिया में ऐसा कौन प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन नहीं निकलता है। अब दोस्तों तो मैं इस भारत रत्न पर जरूर एक बार कहना चाहूंगा कि कोई भी सरकार इस बात को जरा सा सोचिए और एक गाइडलाइन तैयार करिए कि किसको दिया जाए। सारे भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति सम्माननीय है, उन्होंने जरूर कोई योगदान दिया है, क्योंकि मैं तो एक अदना सा आदमी हूं, मैं उंगली उठा दूं ये मेरी क्षमता नहीं है अभी। बट ये जो क्रम है उसमें उलटफेर दिखाई देता है कि आप जिनको इतना देर से दे रहे हैं उनको पहले दिया जा सकता था, और जिनको आप इतने जल्दी दे दिए थे उनको 2 साल बाद भी दिया जा सकता था। तो थोड़ा सा एक डायरेक्शन गाइडलाइन सरकार तैयार करे कि चाहे वो किसी दल किसी विचारधारा का हो, अगर इस गाइडलाइन पर आता है तो वह व्यक्ति भारत रत्न से सम्मानित होने के योग्य है। तो यही तो अम्बेडकरवाद है। अम्बेडकरवाद का मतलब आप ये मत समझिएगा कि किसी जाति विशेष का समर्थन। अन्याय के खिलाफ बोलना, बाबा साहब ने यही कहा है कि अगर तुम में अन्याय का विरोध करने का क्षमता नहीं है तो याद रखना कि सागर की लहरें मुर्दों को धक्का देती हैं, तैराक को नहीं। तो अगर तुम अन्याय के खिलाफ नहीं लड़ पा रहे हो तो आप मुर्दे हो, आपको ये एक मोजा भी धक्का दे देगा, इसलिए तैराक बनो। 21 साल के मेरे कोचिंग के जीवन में दोस्तों एक विद्यार्थी, एक अगर कोई आ जाए ये कहने के लिए कि तोमर सर आपने अपने जाति के लड़कों को अलग नोट्स दे दिया था, तो मैं मान जाऊंगा। सारे के सारे विद्यार्थी मेरे बच्चे हैं, मैं नहीं कर सकता हूं। जिस विद्यार्थी में जो योग्यता है
उसको वो मदद मिलना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। और दोस्तों, आज बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस पर झूठ नहीं बोलूँगा। दोस्तों, 21 साल के करियर में जो मेरे विश्वास एजुकेशन का फ़ीस है, आप सभी जानते हैं, यहाँ मैं उसके प्रमोशन के लिए नहीं आया हूँ कि आईएएस का फ़ीस तो 10,000 होता नहीं है, और मैं प्री मेंस सब पढ़ाता हूँ, तो 70-80 हज़ार 90 हज़ार कुछ होगा। मैं कितने विद्यार्थियों को 0 रुपये में भी पढ़ाया, बिना फी लिए, और वो मेरा कोई रिश्तेदार नहीं रहा है, उसको हम पढ़ाए हैं। ये दम और क्षमता YouTube पर अच्छा बोल करके एम जो है व्यूअरशिप कोई ले सकता है, लेकिन एक दिल्ली का कोचिंग वाला एक विद्यार्थी को दिखा दे, आप देखिएगा आपको किस तरह का कंट्रोवर्सी दिखेगा। रिक्शा वाला बेटा था आईएएस बन गया, अरे भाई उसको तुम फ्री पढ़ाए थे। अगर वो रिक्शा वाला बेटा था तो उसमें तुम्हारा दिल नहीं पसीजा कि मेरे बैच में 200 बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं, हम लाख रुपया फी ले रहे हैं, एक फ्री बैठ जाएगा तो क्या हो जाएगा। तो आधा प्रचार हो करते हो। उस बच्चे में तो टैलेंट था, लेकिन आपके अंदर वी द पीपुल ऑफ इंडिया जैसा कोई सिद्धांत नहीं था, और आपके अंदर सामाजिक न्याय की बात नहीं थी कि हम उसको फ्री पढ़ा दें। रजनीश तोमर ने अपने लाइफ में किया है, लेकिन नाम नहीं बताऊंगा, नेकी कर दरिया में डाल। 1-2 नहीं दोस्तों, हर साल एक कम से कम हुआ है, ये भी मैं बता रहा हूँ, न्यूनतम। वो बच्चे हमें दुआ भी देते होंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ। तो चलिए, अंबेडकरवाद यही कहता है कि सब कुछ सरकार ही नहीं करेगा। अगर आप एक बच्चे को भी फ्री पढ़ा सकते हैं साल में, अगर आप में कैपेसिटी है तो पढ़ाइए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो है। और कोई अगर 5 बच्चे को फ्री पढ़ा सकता है, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, तो 5 को फ्री पढ़ाइए। सारे शिक्षकों से मैं कहूँगा, और तब जाकर के कई शिक्षक कहते हैं, पटना में भी लोग कहता है, कई शिक्षक, अरे हमको तो फीसें नहीं भरता है। अरे 4,000 रुपया रखते हैं ना आप, इसलिए नहीं अखड़ता है। 90,000 फीस एक बार में छोड़ देते हैं, ये दम नहीं है किसी में। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, अंबेडकरवाद इसी का नाम है। अब आगे बढ़ते हैं। स्थापित संस्था, बाबा साहब के द्वारा जो संस्था स्थापित किया गया, तो उन्होंने सबसे पहले, यहाँ एक प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, ये 35 है, डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन, इसकी स्थापना किए थे। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी दूसरा ये बनाए 15 अगस्त 1936 को। शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन 1942, और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया 30 सितंबर 1956। लेकिन इस पार्टी के गठन के साथ ही देख लीजिए, 30 सितंबर को बाबा साहब ये पार्टी बनाए, अक्टूबर नवंबर 2 महीना और 6 दिसंबर, इतना ही दिन वो जीवित रहे इस पार्टी के गठन के बाद। और बाद में यह पार्टी फिर ट्रांसफॉर्म होते होते आज जो है ये आरएलपी के नाम से महाराष्ट्र से जो है चुनाव लड़ते हैं। वो मैं ज़्यादा राजनीतिक तो नहीं हूँ, इसलिए मैं उनका नाम नहीं लूँगा। लोकसभा में बड़ा चुटकुला के साथ वो किसी के साथ बात करते हैं, अच्छा लगता है। तो वो साहब एनडीए में हैं अभी, लेकिन उससे ज़्यादा मैं आपको नहीं बताऊँगा। तो अभी वो उस पार्टी को चला रहे हैं। अब डिटेल्स। प्रारंभिक जीवन, 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू में इनका जन्म हुआ था। ये मध्य प्रदेश नहीं है, मध्य देश है। प्रिंटिंग मिस्टेक, हमने कहा ना कि कुछ अगर हो तो देख लेना है, क्योंकि उस मध्य प्रांत जो है, मध्य प्रांत उस समय का मध्य प्रांत आज का मध्य प्रदेश है, और महू का अब आधिकारिक नाम बाबा साहब के सम्मान में अंबेडकर नगर हो गया है। तो इनका जन्म वहाँ हुआ था।
इनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल था, इसलिए हम लोग कहते हैं डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। देखिएगा, बहुत खराब लगता है देख करके जब बाबा साहब के भी नाम पे लोग राजनीति करते हैं। ऐसा नहीं समझिएगा कि उनके जन्म दिवस पर हम ऐसा कर रहे हैं। गांधी जी के नाम पे राजनीति करना, पटेल साहब के नाम पे राजनीति करना, अरे भाई 1% भी अगर इस महापुरुष के जीवन के आदर्शों को उतार लोगे ना, तो ये भारत फिर से वही सोने की चिड़िया हो जाएगी। हम सभी को कह रहे हैं, ये मत सोचिएगा कि मैं इस पार्टी को कह रहा हूं और उस पार्टी को, उस व्यक्ति को, हर राजनेता को कह रहा हूं कि अगर पटेल साहब के प्रति इतना ही सम्मान है तो 1% उनकी बात को अपने दिल में उतार कर खाली दिखा दीजिए। अगर ये भारत सोने की चिड़िया नहीं हो जाए तो कहिएगा। वो दम ही नहीं है। इसीलिए जो है, आप मंत्री हो सकते हैं, मुख्यमंत्री हो सकते हैं, प्रधानमंत्री हो सकते हैं। मैं इसमें जवाहरलाल नेहरू जी को भी शामिल कर रहा हूं कि प्रधानमंत्री हो सकते हैं, लेकिन गांधी नहीं हो सकते हैं, अंबेडकर नहीं हो सकते हैं, सरदार पटेल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो व्यक्तित्व ही अलग है। सुभाष चंद्र बोस नहीं हो सकते हैं, प्रधानमंत्री हो सकते हैं आप मुख्यमंत्री हो सकते हैं। तो देखिएगा, मैं कई बार डिबेट पर देखा हूं कि जानकर एक पार्टी डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर कहा कि ये जो रामजी शब्द है ना, अब इस पर दूसरी पार्टी अपोज करने लगा। अरे भाई, क्यों वोट बैंक के पीछे अंधे हो गए? बाबा साहब के पिताजी का नाम रामजी मालोजी सकपाल था, तो उनका नाम डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर होगा ही। तो इसमें ये शब्द बोलने से क्यों वोट बैंक के पीछे भागने लगते हैं भाई? दोनों ही विचारधारा के लोग। या बाबा साहब को बाबा साहब के नाम से ही बुला लीजिए, नहीं कहते हैं कि बस पहचान ही काफ़ी है, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। क्यों कंट्रोवर्सी खड़ा करते हैं? आज मैं इसलिए इस तरह से मैं बना रहा हूं वीडियो दोस्तों, कि आप किसी भी महापुरुष का केवल दिन सेलिब्रेट क्यों करते हैं, उनके विचारों को अपने दिमाग में उतारने का प्रयास क्यों नहीं करते हैं। हम एक नया गैर राजनीतिक मंच लेकर आए हैं और हर महापुरुष के जीवन पर मैं चाहूँगा कि मैं एक वीडियो बनाऊं, अगर मेरे पास टाइम हुआ तो। और हम यही उसके बाद जनता को कहेंगे कि अवेयर होइए और अपने लीडरों से पूछिए कि तुम में कितना गुण है इनके जैसा, जो तुम जो है फूल वाला हार लेकर के पहुंच जाते हो। क्या तुम बाबा साहब के 10% भी हो, गांधी जी के 10% भी हो? पहले वो बनो, फिर आना इधर, ये हम लोगों को कहना है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इनकी माता का नाम भीमाबाई रामजी सकपाल था। दरअसल इनका जन्म महू में इसलिए हुआ कि इनके पिताजी सेना में नौकरी करते थे, वरना इनका परिवार तो आधुनिक महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के अंबाडावे गांव से मराठी पृष्ठभूमि से थे ये लोग। लेकिन चूंकि इनके पिताजी सेना में नौकरी करते थे और उनकी पोस्टिंग महू में थी, तो इनका जन्म वहां हुआ। श्री राम जी सकपाल बाबा साहब के पिताजी 1894 में जब सेना से सेवानिवृत्त हो गए तो सतारा चले गए, और जब इनका नामांकन कराने की बात आई तो इनके पिता ने इनका उपनाम अंबाडाबे रखा नाम के बाद। लेकिन इनके एक देवरुख ब्राह्मण शिक्षक थे, न ब्राह्मणों में जैसे भारद्वाज ये कहते हैं, तो देवरुख ब्राह्मण थे। उनका टाइटल था अंबेडकर। तो उन्होंने इनके योग्यता को देखकर या उस टीचर के अंदर एक शिष्य के प्रति कोई भावना जो उत्पन्न होता है, वो देख करके स्कूल के रिकॉर्ड में इनका उपनाम बदल के अंबेडकर कर दी। तो इनका उपनाम इनके गुरुजी के द्वारा दिया गया नाम उपनाम है। अब आगे बढ़ें दोस्तों।
1897 में इनका नामांकन बम्बई के एल्फिस्टन हाई स्कूल में हुआ। हम सभी जानते हैं कि ये महाराष्ट्र के महार जाति से बिलोंग करते थे। दलितों में एक वर्ग हुआ महार। महार छोड़ दीजिए, दलित वर्ग से इस कॉलेज में पहुंचने वाले, इस स्कूल में पहुंचने वाले ये पहले व्यक्ति थे। अब दोस्तों उस पीड़ा को समझिएगा। हम कॉमन आदमी किसी मीटिंग में जाते हैं, मान लीजिए कि कहा गया कि आज ये शिक्षाविद आएंगे, ये बड़ा नेता हैं या बड़ी नेत्री हैं, आज ये भाषण देंगे। या कहा गया कि आज मान लीजिए यूथ पार्लियामेंट है, आइएगा। आप एकदम तैयार हो गए कि जरा प्रश्न पूछना है, और आप आधा घंटा पहले चले गए। मैं एक केस दे रहा हूँ। आज जैसे आप अगला सीट पर बैठने का प्रयास किए, वहाँ पर एक आया, हाथ जोड़ के बढ़िया से कहा, सर जी ये तो उपाध्यक्ष और जनरल सेक्रेटरी के बैठने की जगह है, आप थोड़ा पीछे हो जाइए ना। तो एक बार आप पीछे जाएंगे। फिर जैसे बैठे हैं, सर जी यहाँ तो प्रेस वाले लोग बैठेंगे, थोड़ा पीछे हो जाइए ना। जरा अपनी मनोदशा को बता दीजिए कि आपका मन, अगर आपके मन में लोभ नहीं हो कि मुझे उस नेता से मिलना है या उनके करीब जाना है, तो आप वहाँ से उठकर चले जाना पसंद करेंगे। तुरंत आप कहेंगे कि पहले से कहाँ लगा के रखते हो कि कौन कहाँ बैठेगा। मैं फील किया हूँ दोस्तों, इसलिए बता रहा हूँ। मैं गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में गया था, मैं खुलकर बता रहा हूँ। मनीष सिसोदिया जी का आया था वहाँ पे गांधीनगर संवाद। तो मैं तो किसी भी इस तरह के मैं जाता हूँ, ये मत सोचिएगा कि आम आदमी पार्टी था इसलिए गए थे, मैं जाते रहता हूँ। भाई तुमको कौन कहाँ बैठेगा पता नहीं है। हम ही गए थे आगे बैठने के लिए। भाई पहले गए, हम क्वेश्चन पूछेंगे, देखें थी दिल्ली में क्या क्या किए हैं, कहा पीछे बैठिए, फिर कहा पीछे बैठिए। अरे ये कौन तरीका है, तुमको पहले भी पता होना चाहिए कौन कहाँ बैठेगा। तो दोस्तों मैं उठकर चला आया। अब जरा उससे जोड़कर देखिए। और इसीलिए मैं दूसरा किसी मीटिंग में नहीं गया उसके बाद, क्योंकि जब हम वी द पीपुल ऑफ इंडिया हैं तो फिर जो पहले जाएगा वही बैठेगा। मंच पर कौन बैठेगा वो अलग बात है, लेकिन नीचे ये प्रोटोकॉल नहीं चलेगा। जो पहले जाएगा वो पहले बैठेगा। काहे अध्यक्ष उपाध्यक्ष लेट से आया था भाई, बस यही चीज़ है दोस्तों। इसीलिए हम लोग कोई पार्टी ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, ये भी बताते हैं आपको, ठीक ना। कोई भी पार्टी हो वो नहीं बस पसंद आएगा, पहले से बता दीजिए तो हम सबसे पिछवे जाकर बैठ जाएंगे, या नहीं तो हम अपने को आंक लेंगे हम काहे पीछे बैठेंगे, तुम्हारा अगला प्लस कम योग्य है क्या जी, दोनों बात हो जाएगा। तो सुनिएगा आप जरा। लेकिन बाबा साहब को दलित होने के कारण उस कक्षा में, कक्षा के बाहर बिठाया जाता था, और वो बाहर बैठ करके वहां बोर्ड पर जो टीचर लिखता था उसको पढ़ करके यहां तक पहुंचे। आप जरा एक बार सोचिएगा कि मैं अपनी पीड़ा सार्वजनिक कर दिया आपको, जो अभी मैं किया मुझे नहीं पसंद आया, और आई डोंट केयर, चाहे कोई भी आदमी हो, मेरा भी अपना स्वाभिमान है। या तो उसमें लिख कर भेजो कि 4 सीट पे मत बैठिएगा, या तो वहाँ आदमी पहले से खड़ा रखो। ये बैठने के बाद हाथ पकड़ के उठाओगे तो नहीं पसंद आएगा। ये पहला चीज़ है। जरा सोच कर देखिए कि बाबा साहब के अंदर कितना धैर्य होगा। मैं जानकर अपना उदाहरण दिया हूँ आपको। मैं हमेशा कहता हूँ कि नियम चाहे पार्टी का निचला कार्यकर्ता है या पार्टी का ऊपरला कार्यकर्ता है, सब पर एक समान होगा। किसी भी दल में देख लीजिए, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, किसी भी दल में, माना हम खेस पहन के आएंगे या तुम छुच्छे आओगे जी। काहे, तुम अध्यक्ष हो ना किसी भी दल का, तुम भी खेस पहन के आओ। पार्टी पार्टी है, पार्टी से बड़ा तुम थोड़े हो। आप देखिएगा अखिलेश यादव,
मैं तो अब यूपी मून से नहीं जुड़ने जा रहा हूँ, लेकिन मुझे ये बात अच्छी लगती है कि वह भी टोपी पहनते हैं लाल कलर का, उसके बाद अपने कार्यकर्ता कहते हैं पहनो। माने तुम जो है यहाँ पे जो है वो बढ़िया वाला स्वेटर जो होता है वो पहन लो, आए वो पैंट पहन लो बढ़िया वाला, खुद टोपी मत लगाना, हमको कहना तुम लगा काओ, ये नहीं चलेगा। नियम ऊपर भी लगेगा और नीचे भी लगेगा, तब पार्टी का अनुशासन माना जाएगा। तो जरा सोचिएगा कि मैं इतनी बात नहीं बर्दाश्त कर पा रहा हूं, और ये अगर बम्बई एलिफिस्टन हाई स्कूल में गए थे तो 7वां क्लास में गए होंगे, 8वां में, और ये देख लीजिए विश्वविद्यालय पहुंचे कितना साल हो गया, इतना वर्ष तक इनको उस बिहेव का सामना करना पड़ा। जरा एक बार सोचिएगा कि उनको भी कैसा लगा होगा। मैं दोस्तों क्लियर नहीं करता हूं, मैं एक कार्यक्रम में वापी गया था, वहां उस दल का एक लोकल हेड जो है वो खाली हमसे व्यवहार नहीं अच्छा कर किया ना, तो हम आधा घंटा हम उठ के वहाँ से चले आए, और फिर उसके कार्यालय में पैर रखने नहीं गए। काम हम जरूर कर दिए घूम करके, लेकिन हम वहाँ पैर रखने नहीं गए। तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा कि इनके धैर्य को देखिए। इसलिए मैंने कहा कि बाबा साहब का धैर्य का जो है गुण मेरे में 1/10 भी नहीं होगा। मैं बात बात पे देख लीजिए नाराज हो जा रहा हूं, लेकिन बाबा साहब नहीं नाराज होते थे। उनके धैर्य को देखिए। 1906 ईस्वी में इनका विवाह रमाबाई के साथ हुआ, और 1906 में ही ये बम्बई विश्वविद्यालय के अंतर्गत एलिफिस्टन कॉलेज में प्रवेश किए। अब ये आए बम्बई के कॉलेज में, यहाँ स्कूल में थे। इसके पहले इनको क्लास के बाहर बिठाया जाता था। 1912 तक ये बम्बई विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान डबल ग्रेजुएशन किए, इकोनॉमिक्स में भी और पॉलिटिकल साइंस में भी। अब उस समय बड़ौदा के राजा सयाजीराव गायकवाड़ थर्ड जो हैं, वो भारत के गरीब और योग्य विद्यार्थी को अमेरिका में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति देते थे। तो इनका कैरियर उतना ही अच्छा था, तो 1913 में ये अमेरिका चले गए उस छात्रवृत्ति पे। जरा सोचिएगा दोस्तों कि लहरों से डरकर कोई सागर पार नहीं करता, रास्ते खुद ही बनाने पड़ते हैं। और अगर आप रास्ते खुद नहीं बना पा रहे हैं तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अब आइए, अमेरिका में वो कोलंबिया विश्वविद्यालय में अपना एडमिशन कराए। 1915 में वो, सोच लीजिए कि 13 में गए थे, 15 2 साल आते आते इकोनॉमिक्स, सोशलॉजी, हिस्ट्री, फिलॉसफी और एंथ्रोपोलॉजी इतना विषय में कर गए। क्या कहना चाहेंगे? मैं तो धन्य हो गया, और मैं इनके लिए एक शब्द कहना चाहता हूं आप सबों को कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है इनके टक्कर में। क्लैपिंग होना चाहिए था, लेकिन इतने बड़े भारत रत्न को 1990 में आप भारत रत्न देते हैं। प्रश्न ये है दोस्तों, पार्टी इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन क्या दिया, प्रश्न है कि किनको कब दिया और क्यों दिया। इस तरह से पहले क्यों नहीं दिया, और इसके लिए क्यों नहीं कोई गाइडलाइन अब तक बना। उन्होंने प्राचीन भारतीय वाणिज्य नामक थेसिस लिखा, थेसिस भी लिख डाले 1915 तक। अब आइए 1916 में उन्होंने एक दूसरा थेसिस लिखा, नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया, ए हिस्टोरिक एंड एनालिटिकल स्टडी। जरा सोच कर देखिएगा, आधा आदमी अर्थों नहीं समझेगा कि क्या होता है। सैल्यूट करना चाहिए भारत के जनता को
9 मई 1916 को अलेक्जेंडर गोल्डनवाइजर के द्वारा एंथ्रोपोलॉजी पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया था। वहाँ बाबा साहब ने लिखा है, कास्ट्स इन इंडिया, भारत की जाति, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, कैसे डेवलपमेंट हुआ कास्ट ऑफ इंडिया का। अक्टूबर 1916 में अब इनका मन लॉ की ओर झुका, तो ग्रे इन में बार कोर्स एडमिशन लिया ये इन्होंने, और उसी के साथ साथ ये लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी एडमिशन लिए। एमए कर चुके थे, पीएचडी के लिए। 1923 में, जरा डिग्री सुन लीजिएगा, लंदन विश्वविद्यालय ने इनको अर्थशास्त्र में डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि दिया, डीएससी, जो पीएचडी से बड़ा डिग्री होता है। 1952 में कोलंबिया विश्वविद्यालय ने इनको एलएलडी दिया, मतलब समझ रहे हैं, लॉ में डॉक्टरेट दिया गया, 2 पीएचडी हो गया, और पहला वाला तो डीएससी है, पीएचडी भी आ गए। और 53 में इनको ओस्मानिया विश्वविद्यालय डी.लिट दिया। अब इनसे योग्य आदमी कोई उस समय तो नहीं था प्रधानमंत्री बनने लायक, तब क्या हुआ? प्रश्न ये है दोस्तों कि आज हम, बुरा मत मानिएगा, कई लोग हो सकता है मेरे इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हों, लेकिन आज हम कई बार योग्यता पर प्रश्न उठाते हैं। कभी इधर क्यों नहीं बात करते हैं कि 50 में क्या हुआ था? तो फिर मैं जानता हूं आप क्या कहेंगे, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। तो ये वाला बात 1200 ईस्वी के हमला को क्यों नहीं कहते हैं? छोड़ो कल की बातें दोनों जगह होनी चाहिए, नहीं तो पकड़ो कल की बातें दोनों जगह होनी चाहिए। अब आइए दोस्तों, अस्पृश्यता का विरोध। बड़ौदा जो इनको छात्रवृत्ति मिला था, उस छात्रवृत्ति का एक ये था शर्त कि वहां से पढ़कर आने के बाद आपको बड़ौदा राज्य में नौकरी करना है, तनख्वाह भी मिलेगा, बट आपको यहां जॉब करना है। तो अब इतना पढ़े लिखे आदमी आएंगे तो सीधा सैन्य सचिव के पद पे इनको रखा, मिलिट्री सेक्रेटरी। लेकिन जानते हैं, बड़ौदा में इनको रहने के लिए एक मकान नहीं मिला, इनको रात में स्टेशन पे अपना रात बिताना पड़ा इस पद पर होने के बावजूद। और एक बात और बताएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा दुख होगा कि ये जब अपने निचले स्टाफ को, जिसका काम था कि पानी इनको पिलाए, पानी मांगे, तो पानी देने से मना कर दिया क्योंकि वो उच्च वर्ग से था। आप जरा सोचिएगा कि हम एक कुर्सी नहीं बर्दाश्त कर पाए, हम बार बार अपनी ही बात करेंगे, और किस चीज़ को बर्दाश्त कर रहे हैं, इनके धैर्य को देखिए। इसका जिक्र इसीलिए यहाँ पर हमने डिटेल्स नहीं लिखा है कि अस्पृश्यता के कारण अंत में इनको यहाँ से छोड़ना पड़ा। इसका जिक्र ये वेटिंग फॉर ए वीजा नामक किताब में किया है। 1918 में बंबई में सिडेनहैम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में इनको पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया। जानते हैं दोस्तों, जब यहाँ पर कहानी आप सुनेंगे तो आपको आश्चर्य लगेगा। फर्स्ट डे जब ये कॉलेज गए थे तो लड़कों ने यह कहकर क्लास में नहीं लड़के आए कि एक दलित प्रोफेसर आया है, क्या पढ़ाएगा। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गया, जो इनके अंदर क्षमता थी, इनका क्लास फुल होने लगा। लेकिन आप जरा सोच कर देखिए कि क्या वह व्यक्ति प्रोफेसर कहलाने लायक था जो इनके साथ पीने के पानी का जग तक साझा करने से इनकार कर दिया। जरा सोचिएगा,
कि क्या हम उस कॉलेज के 1918 वाले उस प्रोफेसर को गुरु का दर्जा दे सकते हैं? गुरु का यही काम था कि अस्पृश्यता को बढ़ाना। गिलास नहीं, जग साझा करने से मना कर दिया कि इस जग में पानी आया है, उसको गिलास में डालना है, और ये पी रहे हैं तो ये जग का पानी जो गया और वो साहब पी रहे हैं तो हम नहीं साझा करेंगे। जरा एक बार सोच कर देखिएगा दोस्तों कि मुझे कभी इस परिस्थिति का सामना नहीं करना पड़ा सामाजिक, लेकिन जरा सोचिए कुछ समय इनको कैसा लगा होगा। हर व्यक्ति का स्वाभिमान होता है दोस्तों, और हर व्यक्ति का सम्मान होता है। मैं हमेशा पार्टी के बड़े से बड़े नेताओं से अपील करूंगा, क्योंकि आज मैं दिल से बात कर रहा हूं, कि आप कितने भी बड़े हो जाओ, आप जो है अपने दल में नेता हो जाओ, अध्यक्ष हो जाओ आप अपने प्रदेश का, लेकिन कभी भी निचले कार्यकर्ता का दिल मत दुखाना। और नहीं तो गाड़ी में घूमते रह जाओगे, सीट आएगा लड्डू। ये ध्यान रखना, कहीं के नहीं रहोगे। इसलिए मैं आपको फिर से, मैं जो मैसेज देना चाहता हूँ वो लोग समझ रहे होंगे, ये भी मैं बता रहा हूँ कि आप बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते रह जाओगे, सम्मान देना सीखो। कुछ नहीं मिलेगा, और 2022 में मुंह लटका के बैठे रहोगे, कुछ नहीं हासिल होगा। इसलिए मेरा संदेश है कि बाबा साहब के पास इतना धैर्य था, मेरे पास इतना धैर्य नहीं है, क्योंकि मैं उनका 10% भी नहीं, या उन निचले कार्यकर्ताओं के पास उतना धैर्य नहीं है। कभी भी अगर आप अपने से नीचे के कार्यकर्ता का मन दुखा दिए तो आप ये मान कर चलिएगा कि आप सत्ता से बेदखल हो जाइएगा। जिसका उदाहरण मैं ये गैर राजनीतिक मंच से नाम नहीं लूँगा, सीख लीजिएगा, शिक्षा लीजिए आप लोग, मैं नाम नहीं लूँगा। मध्य प्रदेश की घटना है। पिछले लोकसभा चुनाव में वह नेता इतना बड़ा था उस समय कांग्रेस में, उससे वो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का कार्यकर्ता मिलने आया था, उसको धक्का देकर भगा दिया था। वो दूसरे दल में चला गया, भारतीय जनता पार्टी में, और टिकट लेकर के उसको ही हरा दिया उस साल। वो लोकसभा में है। अब बाद में ई मुंह लटका के उस पार्टी में गया दोबारा, और अभी ये बड़ा साहब राज्यसभा में है। इसलिए कभी भी छोटे कार्यकर्ता का दिल नहीं दुखाना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। जरा सोचिएगा कि क्या ये प्रोफेसर कहलाने लायक हैं? भारतीय शासन अधिनियम 1919 को तैयार करने के लिए एक कमेटी बनाई गई, साउथ बोरो कमेटी। उस कमेटी के सामने इनको ये पेश हुए, यानी कमेटी के सामने हुए, यानी कोई इनके पास पुलिस केस नहीं था, इनसे भारत की स्थिति जानने के लिए बुलाया गया। जरा इनका इंपॉर्टेंस समझिएगा। और वहाँ पेश होकर के वो अपनी बात रखे। हाँ, ये जरूर हम बाबा साहब से सीखे हैं कि अपनी बात रखना कभी मत भूलिएगा, संवाद करना कभी नहीं छोड़िएगा, और कितना भी कुछ हो जाए लेकिन अपने स्वाभिमान से समझौता कभी नहीं करिएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। अब आइए, अब वो उस साउथ बैरो कमेटी में यही सलाह दिए कि अस्पृश्य और अन्य धार्मिक संप्रदायों को सेपरेट इलेक्टोरल दिया जाए। अभी पूना पैक्ट आएगा तब समझा देंगे कि सेपरेट इलेक्टोरल से क्या होता और पूना पैक्ट में क्या हुआ। 1920 में ये कोल्हापुर के महाराज साहू जी 4 से मिले
और कहे कि हम एक अखबार निकालना चाहते हैं, हमको फंड दीजिए। तो साहू जी महाराज की सहायता से मुंबई में ये एक साप्ताहिक वीकली पेपर निकालना शुरू किए। नाम पढ़िएगा, मूक नायक। इसका मतलब समझे आप लोग? क्योंकि यहाँ तो कभी कभी मेरे शिक्षकपन जाग जाता है, माफ़ करिएगा, ये तो आम जनता के लिए ये यूट्यूब है। हमारा रजनीश कुमार सिंह फैन, मूक किसको कहा गया? मूक जो है किसको कहा गया? पहले जरा ये देखिएगा, सॉरी थोड़ा सा आगे हो गया है, यहाँ ये रहा। यहाँ पर मुंबई में साहू जी के लिए उन्होंने, हाँ ये हुआ ना, मूक नायक। मूक किसको कहा गया? अंबेडकर साहब का कहना है कि उस समय कहना था कि दलित समाज को अन्य समाज के द्वारा इतना दबाया गया है कि आज वो बेचारा मूक हो गया है, गूंगा हो गया है, वो बोलने की स्थिति में नहीं है, और उसका मैं नायक हूं। अगर कुछ गलत है तो उसके विरुद्ध आवाज उठाने से बिल्कुल नहीं डरना चाहिए दोस्तों। ये बाबा साहब सिखाए हैं। और आगे चल करके बहिष्कृत समाज के कल्याण के लिए उन्होंने फिर बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। 1927 के अंत में एक सम्मेलन हुआ जिसमें जातिगत भेदभाव और अस्पृश्यता को वैचारिक रूप से ठहराने वाले मनुस्मृति नामक ग्रंथ का इन्होंने सार्वजनिक रूप से निंदा किया। दोस्तों, मनुस्मृति के अंदर मैं इतिहास में पढ़ाता हूँ, साक्ष्य जो है वो जातिगत आधार पर कहा गया है कि ब्राह्मण के लिए तुला, क्षत्रिय के लिए अग्नि, वैश्य के लिए जल और शूद्र के लिए जहर। तो ठीक है, उस समय की सामाजिक व्यवस्था थी, उस हिसाब से वो किताब लिख दिया गया। लेकिन आज के इस डेमोक्रेटिक और मॉडर्न युग में इसका समर्थन तो नहीं किया जा सकता। इतना तो तय है दोस्तों। चाहे इसके लिए अगर हम मान लीजिए उच्च वर्ग से बिलोंग करते हैं और नाराज हो जाएं तो ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, उस समय जब लिखा गया होगा तो लिखा गया था, लेकिन आज उन चीज़ों को हम समर्थन नहीं कर सकते हैं। 25 दिसंबर का दिन अंबेडकर साहब के अनुयायियों के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अंबेडकरवादियों के द्वारा मनुस्मृति दहन दिवस मनाया जाता है। आप जानते हैं कि वहीं पर उसी पर जेएनयू में काफ़ी कंट्रोवर्सी हुआ था। 1930 में इन्होंने नासिक में काला राम मंदिर आंदोलन की शुरुआत की। ये नासिक में राम भगवान की मूर्ति है, उस मंदिर को काला राम इसलिए कहते हैं कि काले पत्थर की मूर्ति है। तो वहाँ दलितों को प्रवेश नहीं मिलता था, तो अंबेडकर साहब वहाँ गए, लेकिन वहाँ के पुजारी दरवाज़ा बंद कर लिए कि नहीं, आपको नहीं घुसने देंगे। तो आंदोलन का शुरुआत किए। ऐसे कई आंदोलन इन्होंने किए कि भाई जहाँ ब्राह्मण नहा रहा है नदी में, तो वहाँ उस जल को अगर दलित पी लेगा तो पानी दूषित हो जाएगा। तो ऐसे चीज़ों पर इन्होंने एक बड़ा आंदोलन चलाया और इनको सफलता भी मिली। अब थोड़ा इनके राजनीतिक कैरियर को देख लें। 1935 में ये गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बम्बई में प्रिंसिपल बनाए गए, लेकिन इनका मन तो समाज सुधार के लिए था। तो इनको लगा कि नहीं, जब तक हम एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं बना लेते हैं तब तक हम अपने दलितों का उद्धार नहीं कर पाएंगे। तो 36 में इन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की
और इतना ही नहीं दोस्तों, 37 में मुंबई के चुनाव में ये केंद्रीय विधानसभा में लड़े 13 आरक्षित सीट पर और 4 सामान्य सीट पर, और इनका स्ट्राइक रेट देखिए, 13 में 11 सीट जीते और 4 में 3 सीट जीते जितना खड़ा किए थे। 17 में से 14 स्थानों पर विजय मिला इनको। 15 मई 1936 को इन्होंने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट नामक एक पुस्तक प्रकाशित किया जिसमें जाति व्यवस्था की ये आलोचना की है। कोंकण में एक व्यवस्था था, खोट व्यवस्था, उसको खोटी कहते थे जो लोग वो काम करते थे। अरे खोटा माने गलत काम। तो खोट व्यवस्था को खत्म करने के लिए ये बंबई विधानसभा में एक विधेयक भी पेश किए। जब पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग ने किया, बाबा साहब ने बिल्कुल समर्थन नहीं किया। लाहौर प्रस्ताव के बाद उन्होंने थॉट्स ऑन पाकिस्तान नामक 400 पन्नों का एक ट्रैक्ट लिखा और 15 अप्रैल 1948 को उनका दूसरा विवाह, क्योंकि रमाबाई पहली पत्नी का निधन हो गया था और दूसरा बाबा साहब जो हैं दरअसल डायबिटिक पेशेंट थे, तो शारदा कबीर जी इनकी जो पत्नी हुई बाद में सविता अम्बेडकर जी के नाम से, तो वो इलाज के लिए डॉक्टर बन के वहाँ गई थी और ये एक तरह से सिद्धांत कहिए विकसित हुआ कि वो वाइफ हो जाएं तो और ज़्यादा इनका बढ़िया से देखभाल कर सकते हैं। तो इनका दूसरा विवाह शारदा कबीर से हुआ जिन्हें हम सविता अम्बेडकर कहते हैं। 1952 के आम चुनाव में सोच के देखिएगा कि आम जनता कहती है कि हम योग्य आदमी चुनते हैं, तो ज़रा ये बताइए कि 52 के चुनाव में ये जहाँ से चुनाव लड़े थे इनसे योग्य कोई था क्या उस समय? लेकिन ये कांग्रेस के उम्मीदवार, हम ये नहीं कहेंगे कि वो अयोग्य थे, दूसरे नारायण काजरोलकर से ये हार गए। इतना ही नहीं, 54 के भंडारा उपचुनाव में दोबारा गए लड़ने के लिए, तीसरे नंबर पे आए, सेकंड भी नहीं हो पाए और 6 दिसंबर 1956 को नई दिल्ली में उनका निधन हो गया, जो आज हम लोग इनका ये महापरिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं। पूना पैक्ट 1932 में याद करिएगा कि ये जो 1919 के एक्ट के तैयार करते समय जो इनको बुलाया गया था और उसमें जो ये सलाह दिए थे सेपरेट इलेक्टोरल, तो उस आधार पर दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरल की घोषणा की गई। सेपरेट इलेक्टोरल क्या है और उसके होने से क्या होता और उसके नहीं होने से क्या फायदा हुआ और जो आरक्षण में बदला, उस चीज को समझिएगा। जैसे आज गुजरात में थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया है, जैसे आज गुजरात में लोकसभा का 26 सीट है, तो 26 सीट में 7.5% के हिसाब से दलितों का आरक्षण है, क्योंकि वो गुजरात की आबादी में 7.5%, अब 15% एसटी का। तो अगर इसको गुना किया जाए तो 26 गुना 7.5 अगर करते हैं, हमको याद है फिर भी आपको समझाने के लिए, तो 6 पंचे 30, बाकी 3, 6 पंचे 30 बाकी 3, 5 गुना 10, 3 13, 7 छक 42 बाकी 4, 7 दूना 14, 1 15, 0 5 6 1 और 1 2 3 के बाद पॉइंट लगा दीजिए, यानी 2 सीट एससी के लिए आरक्षित है। ठीक है, एक मोटा मोटी गप हो गया। तो आज क्या है, वो 2 सीट जो आरक्षित है उस पर वोटर तो सारे कास्ट के हैं। आज अहमदाबाद मध्य ही अगर आरक्षित है एससी सीट,
तो वहाँ जो भी रह रहा है वोट तो सब दे रहा है। तो मान लीजिए कि अगर एक पार्टी के दलित उम्मीदवार, भले ही वो आरक्षित है, आप वहाँ से उनको उतारे हैं, हम उनके अगर वोटर हैं और वो मेरा पर्सनल काम संसद का नहीं होता है, सांसद का, ध्यान रखिएगा, लेकिन अगर वो मेरा गटर बिजली पानी में कुछ नहीं मतलब की मदद किए तो हम दूसरे पार्टी के 80 को वोट दे देंगे, इसमें क्या दिक्कत है। लेकिन सेपरेट इलेक्टोरल क्या था जरा वो समझिएगा। ये देखिए, अगर सेपरेट इलेक्टोरल आज होता गुजरात में तो 6 करोड़ आबादी गुजरात की, 7.5% दलितों की आबादी, हालांकि होता 71 की जनगणना पर, बात एक ही है बस्ती गणतरी पर। अगर इसको गुना कर दें तो ये 15% हो तो 90 लाख, 45 लाख आबादी दलितों की, मोटा मोटी। तो 45% आबादी जो है वो दलितों की, 45 लाख। सेपरेट इलेक्टोरल में क्या होता वो बता रहे हैं। पूरे गुजरात में कच्छ से शुरू करते आप, जहां तक 22.5 लाख आबादी होता, ये 22.5 लाख दलित मिलकर के एक लोग को चुनते और ये 22.5 लाख दलित मिलकर के एक लोग को चुनते। सेपरेट इलेक्टोरल ये कहता है। अब जरा बताइए कि उस स्थिति में इन सांसद को हम कोई प्रतिवेदन दे पाते अगर हम सामान्य वर्ग से हैं तो? वो कहते तुम तो मेरा वोटर ही नहीं हो। इसलिए पूना पैक्ट के महत्व को समझिएगा। खाली गांधी ही नहीं झुके, अंबेडकर साहब ने भी समझौता किया। ये चीज़ मिलने के बाद जरा सोच करके देखिए कि वह नेता केवल दलितों का नेता होता और दलितों के लिए ये ज़्यादा लाभकारी होता, क्योंकि उसको दूसरे के वोट की आवश्यकता नहीं होती। आज कोई भी कांड हो पूरे देश में दलितों के विरुद्ध अत्याचार का, एक भी दलित नेता क्यों नहीं उनके सामने समर्थन में खड़े हो पाते हैं? क्योंकि उसका कारण ये है कि वह सीट आरक्षित है, रिजर्व। यहाँ से जो खड़ा होगा 4 कैंडिडेट, वो चारों अलग अलग दल का होगा, लेकिन होगा वो SC। लेकिन यहाँ का वोटर जो है वो जनरल भी होगा, OBC भी होगा, SC भी होगा, ST भी होगा। जरा बता दीजिए कि अहमदाबाद मध्य क्षेत्र में से जो सांसद साहब जाएंगे तो अहमदाबाद के मध्य क्षेत्र में बेचारे कितने दलितों का मकान होगा? तो किसी भी विधानसभा क्षेत्र में या लोकसभा क्षेत्र में दलित अपने आबादी के हिसाब से हो जाए, यही बहुत बड़ी बात है। तो ये आरक्षण के कारण ये महोदय दलित के समर्थन में खुलकर नहीं खड़ा हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि बाकी जो 85% लोग हैं वो अगला चुनाव में B को वोट देके इनको हरा देगा। और इसलिए ये पार्टी के एक एक बात को ऐसे चेहरा देखते रहते हैं, टिकट नहीं देगा, दोनों बात हो जाएगा। इसलिए पूना पैक्ट में गांधी जी से ज़्यादा अंबेडकर साहब झुके हैं, अगर आप इसको देखिएगा तो, क्योंकि सेपरेट इलेक्टोरल आरक्षण में बदला और आज उस आरक्षण का लाभ इस केस में तो नहीं ही मिल रहा है, क्योंकि जो नेता बनकर गया है उसको दलितों के वोट से ज़्यादा चिंता अपने क्षेत्र में गैर दलित वोट का है। वो मिलेगा तो ही वो जीतेगा, और नहीं तो वो वोट किसी और को शिफ्ट हो जाएगा, वो हार जाएगा। तो पूना पैक्ट को जरा समझते हैं हम लोग दोस्तों। आज दोस्तों मैं जो भी कहने जा रहा हूँ एकदम दिल से कहने जा रहा हूँ। तो अब ये हुआ, मदन मोहन मालवीय और बलवंकर बालू जैसे नेताओं के संयुक्त प्रयास से 25 दिसंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ। इसका एक मार्मिक कहानी बताते हैं कि गांधी जी यरबदा जेल में इस सांप्रदायिक निर्णय के विरुद्ध
हड़ताल पे उतर गए थे। तो कहानी ऐसा है कि अंबेडकर साहब कोर्ट जा रहे थे। इस घटना को सुनिएगा। वकील थे, तो कोर्ट को कई बार नहीं होता जल्दी जाने में झाड़ते हुए पहन के अपने निकलते हैं। तो अंबेडकर साहब निकल रहे थे इनके ही संयुक्त प्रयास से। तो मदन मोहन मालवीय, बालवंकर लोग, लेकिन मैं हमेशा सलाह दूंगा कि अब इस घटना के बाद आप उन नेताओं के विरुद्ध मत हो जाइएगा। तो ये लोग आकर के इनको समझाने के लिए खड़े हो गए सामने। तो उनमें से एक नेता पूछता है, नाम तो मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा क्योंकि गैर राजनीतिक मंच है, फिर उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू हो जाएगा। तो एक नेता इनसे पूछता है कि कहाँ जा रहे हैं। तो अंबेडकर साहब, आप उस घटना का भावार्थ निकालिएगा दोस्तों, शब्दार्थ पे मत जाइएगा। फिर एक बार हाथ जोड़ते हैं कि आपको अगर ठेस पहुंचे मेरे इस बात से तो सॉरी पहले, लेकिन ये घटना का भावार्थ निकालिएगा। तो एक नेता पूछा कि कहाँ जा रहे हैं, कांग्रेस का नेता था। तो अंबेडकर साहब बोले कि कोर्ट में केस लड़ने जा रहे हैं। तो एक दूसरा नेता कहता है कि आपको शर्म नहीं आती है, वहाँ गांधी जी 15 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हैं और आप पैसा कमाने जा रहे हैं कोर्ट में। जरा इनके धैर्य और उत्तर को सुनिएगा। इन्होंने कहा कि नहीं, मुझे शर्म नहीं आती है, क्योंकि गांधी एक राजा के दीवान के बेटे और मैं दलित का बेटा। गांधी अगर 15 दिन से भी उपवास पे बैठे होंगे तो कस्तूरबा खाना बना के खा रही होंगी, या उनके बेटे खा रहे होंगे, क्योंकि दीवान के बेटे हैं, पैसा वाला के। मैं दलित का बेटा हूं, यदि आज मैं कोर्ट में केस लड़ने नहीं गया तो रात को मैं खाना क्या खाऊंगा, इसलिए मुझे शर्म नहीं आती है। इसीलिए ना कहते हैं संवाद करना सीखिए। कई वाकया हैं, मैं जो पढ़ा हूँ बहुत सारे किताबों को, मैं चाहता हूँ तो आज बहुत कुछ समेटता, लेकिन नहीं, कुछ इनके जन्मदिन पर भी बचा के रखा जाए। तो तब इन्होंने कहा कि मैं कोर्ट से सीधा गांधी जी के पास जाऊंगा, और इसलिए पूना पैक्ट रात में हुआ था। जानते हैं उसके बाद जो ये गांधी जी को कहे थे, उस भाव को भी सुनिएगा। जब ये पूना पैक्ट हो गया, आरक्षण में बदल गया, सेपरेट इलेक्टोरल, तो गांधी जी को उपवास तोड़ने के लिए कुछ तो पीने दीजिएगा, जूस, नींबू, लेमन जूस, कुछ भी। तो गांधी जी को दिया गया, वो एक सिप लिए थे। फिर दोस्तों भावार्थ पे जाइएगा, गांधी जी के भी खिलाफ नहीं हो जाइएगा। तो अंबेडकर साहब गांधी जी को कहते हैं कि आप ये बात बात पर उपवास क्यों करने लगते हैं। अगला लाइन सुनिएगा, ये कितना गंभीर बोले आपको पता है कि आप कौन हैं और आपके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। आप देश आज़ाद कराने निकले हैं, इन छोटे छोटे मुद्दों पे आप उपवास क्यों करते हैं। एक बार आप कह दिए होते कि अंबेडकर मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, यदि मैं नहीं आ जाता तो आप कहते। आपका गोल मेरे से भी बड़ा है, इसलिए आप अपना ध्यान वहां लगाइए। इसलिए दोस्तों मैं कहना चाह रहा हूं कि किसी भी दल का नेता किसी भी महापुरुष के विरुद्ध किसी दूसरे महापुरुष को लड़ाने के लिए बैठे तो समझ लेना है कि वो नेता बेकार है। कोई भी हो, हमें डर नहीं लगता है, वो एकदम नेता बेकार है, फालतू है। ना तो उस समय सरदार पटेल साहब और जवाहरलाल नेहरू में कोई क्या कहते हैं झगड़ा होगा, वो हम आज झगड़वा रहे हैं उनको। ना तो गांधी और पटेल साहब के बीच कोई विवाद होगा। अरे जो लोग इतना बड़ा गोल लेकर के जो है अंग्रेज के खिलाफ लड़े कि हमको देश आज़ाद कराना है, वो देश आज़ादी के बाद ही इतना छोटा मोटा चीज़ पर लड़ेगा। तुम्हारे जैसे थे वो लोग क्या कि सत्ता के लिए जाति धर्म ईमान सब बेच दोगे। जरा एक बार सोच करके देखिए, इनको प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया, उनको नहीं बनने दिया। अरे तो तुम क्या कर रहे थे उस समय, तुम ही बन जाते। तो इसलिए दोस्तों ये हमेशा विरोध मत करिएगा, बड़े दिमाग से अपने महापुरुषों को समझना है।
अब आइए बौद्ध धर्म में परिवर्तन, ये तो बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। ये 1950 में बौद्ध की विश्व फेलोशिप में भाग लेने श्रीलंका पहुंचे थे। पूना में एक बौद्ध विहार समर्पित किए थे और 1954 में ये 2 बार बर्मा का दौरा किए और बौद्धों के विश्व फेलोशिप में ये भाग लिए थे। 1955 में इन्होंने बौद्ध सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की और 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में अपने समर्थकों के साथ 5 लाख लोग इन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। इस पर एक बड़ा ही मार्मिक घटना है दोस्तों। ये कैसे बौद्ध धर्म स्वीकार करने का मन बना है? तो कहा जाता है कि गणेश उत्सव मनाया जा रहा था, महाराष्ट्र में जोरों से मनाते हैं हम लोग। तो गणेश भगवान के विसर्जन का दिन था। तो इनकी पहली पत्नी, मतलब पहली बार दिमाग में उनके मन में उसी दिन आया था। तो इनकी पहली पत्नी रमाबाई जो हैं, श्रीमती रमाबाई जी, वो जिंदा थे। तो कहा जाता है कि ये कोर्ट का कोई काम कर रहे थे, वकालत केस लड़ने के लिए। तो जब भी कोई मूर्ति जाए ना, तो इनकी पत्नी ऐसे गेट खोल के देखें फिर बंद कर दें। तो बाबा साहब अपनी पत्नी को कहते हैं कि या तो गेट खोल के उस पार चले जाओ और जाके देख लो, हमको डिस्टर्ब होते हैं। तो उनकी पत्नी कही कि कैसे उस पार चले जाएं? सो हमें तो मूर्ति छूने की इजाज़त नहीं, क्योंकि हम दलित हैं। तो बाबा साहब उसी समय कहे कि उस धर्म में रहकर क्या होगा जहां भगवान को छूने के लिए इंसान की इजाज़त लेनी पड़ती है, कि इंसान तय करता है कि आप इस भगवान से कब मिलोगे। तो उस समय उनके मन में आया था। मैं आगे और बताऊंगा। जानते हैं, फिर मैं हाथ जोड़कर कह रहा हूं कि मैं इन्फॉर्मेशन देने आया हूं। कोई भी धर्म के लोग हों, जाति के लोग हों, बुरा मत मानिएगा। इनका झुकाव पहले सिख धर्म की ओर था, लेकिन जब वो वहां देखे कि नहीं, दलितों को द्वितीयक सिख का दर्जा मिलेगा। आज भी आप देखते हैं ना कि चन्नी साहब बने मुख्यमंत्री, तो पहले क्या हल्ला हुआ कि अरे ये तो दलित हैं। अरे जब हम सिख हैं तो फिर दलित और क्या कहते हैं, छत्री क्या होगा? फिर ये इस्लाम का भी अध्ययन किए, संतुष्ट नहीं थे। ईसाइयत का भी अध्ययन किए, संतुष्ट नहीं थे। अंत में बौद्ध धर्म स्वीकार किए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि एक ही आदमी हैं, भगवान बुद्ध। बाकी भी सब अच्छा बात कहें, कोई खराब नहीं कहें, जो कहे हैं कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ज़्यादा लोग का हित हो। अब बताते हैं, जब अंबेडकर साहब पहली बार कहे कि मैं हिंदू धर्म त्याग दूंगा, गांधी और अंबेडकर के वार्तालाप की कहानी बताता हूं दोस्तों। तो गांधी जी ही सबसे पहले बोले थे कि आप क्या कर रहे हैं? हिंदू धर्म एक बहुमंजिली इमारत है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। जरा सोचिएगा कि गांधी के मन में हिंदुत्व कितना था। खराब नहीं के सेंस में हम बोल रहे हैं, इसलिए हम ही बड़े हिंदू हैं ये नहीं है ऐसा। और भी लोग हिंदू थे, लेकिन वो सार्वजनिक जीवन में प्रैक्टिस नहीं करते थे हिंदुत्व का। तो गांधी जी ने कहा कि यह एक बहुमंजिली इमारत है, इसको छोड़कर कहाँ जा रहे हो? बाबा साहब ने जो उत्तर दिया, एक बार जरा सुनिएगा। उन्होंने कहा कि मैं उस बहुमंजिली इमारत में रहकर क्या करूं जिसमें सीढ़ी ही नहीं है। जिस व्यक्ति का जन्म जिस फ्लोर पे होता है वो उसी फ्लोर पे मर जाता है। यानी जो शूद्र में जन्म लिया है तो कोई सीढ़ी तो हो कि हम ब्राह्मण हो जाएं। वो जहां जन्म लिया वहीं मर गया। और अंत में उन्होंने कहा था कि जब कोई एक जानवर भी बाड़ा तोड़कर निकलता है तो बाड़े को देखना चाहिए कि उसमें कुछ कमियां तो नहीं है। मैं क्यों ये धर्म छोड़कर जा रहा हूं? लेकिन मैं उसी बिल्डिंग में एक कमरे से दूसरे कमरे में शिफ्ट कर रहा हूं। यानी हिंदू धर्म का ही एक भाग है, लेकिन हम उधर जा रहे हैं। अब इस पर
क्या कहते हैं, झंडा लेके मत निकल जाइएगा, माफ़ी मांगते हैं कि अरे बौद्ध को आप क्यों कह दिए हिंदू धर्म का भाग। यह एक विचार है, हो सकता है आपका विचार अलग हो, वरना भगवान बुद्ध के बारे में तो अगर हम बताने लगें तो मैं तो एमए ही उसी में किया हूँ। बोलिए तेकाद श्लोक शुरू करते हैं तो कर ही देते हैं। मनोपुबंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा चे पदुठेन भासती वा ततो भासती वा करोति वा ततो नंग दुखमन वेति चक्को व बहतो पदंग। और सुनना है, अपमादो अमतंग पदंग पमादो मच्चुन्नो पदंग अपमत्ता नामीयंती ये पमत्ता यथा मता। तो पाली तो मेरे रग रग में है दोस्तों। आज भी मुझे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करता है बुद्धिज़्म, क्योंकि मेरे दिमाग को तर्कशील बनाने में भगवान बुद्ध की बहुत बड़ी भूमिका है। हाँ, इतना ज़रूर है कि मैं हिंदू ही हूँ। जन्म मेरा जिस धर्म में हुआ है, जिसमें मेरा परवरिश हुआ है, उसको रातों रात छोड़ा भी नहीं जा सकता। और क्यों छोड़ दें, मुझे इसमें कमी क्या दिखता है। रिफॉर्म करेंगे, एक ही छत के नीचे रह के हो सकता है विरोध करें, लड़ाई करें, झगड़ा करें, वाद करें, विवाद करें, अच्छा करने का और प्रयास करें, लेकिन जहां हमारा जन्म हुआ है हम क्यों उससे बाहर निकलेंगे। ये हमारा अपना कंसेप्ट है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज बाबा साहब को एक पुष्पांजलि जो है हम लोग अर्पित किए। मैं तो 10% तो मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ कि मैं अपने को 1% भी नहीं मानता हूँ उनके जैसा, क्योंकि उनकी ऊंचाइयों को छूना बहुत मुश्किल है। और इसके साथ साथ यदि मेरे वक्तव्य से किसी जाति, धर्म, संप्रदाय, किसी भी भाषा, प्रजाति के लोगों को यदि तकलीफ हुआ हो तो वह अनजाने में हुआ होगा, जानकर नहीं हुआ है, और उसके बावजूद मैं माफ़ी मांगता हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ अगर कोई मेरे मुंह से ऐसा कोई वचन निकला हो तो चलिए दोस्तों, इंतज़ार करिएगा। धीरे धीरे रजनीश कुमार सिंह खुल रहे हैं। रजनीश कुमार सिंह फैन, ये मेरा यूट्यूब चैनल है और ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 840 190 25 95। बौद्धिक लोग ही मेरे से जुड़िएगा, अंधभक्त दूर रहिएगा। क्योंकि मैं किसी पार्टी के बारे में नहीं कहा, किसी भी पार्टी का अंधभक्त मेरे से दूर रहिएगा। कुतर्क मत करिएगा अपने दल को समर्थन करने में। अभी जरा मैं मोबाइल देख लूं, 7:32 हुए हैं तो भारत में रात ही है। मेरा दल दिन कह देगा तो मैं उसके हाँ नहीं मिलाने लगूंगा। इसलिए मेरा कहना है सभी लोगों से कि अच्छा नागरिक बनो, ना कि अच्छा कार्यकर्ता बनो। अच्छा नागरिक बनोगे देश विकास करेगा, अच्छा कार्यकर्ता बनोगे पार्टी विकास करेगा, देश नहीं करेगा। और अगर ये कोई भी पार्टी आपको ये सिखाता है कि पार्टी के विकास में देश का विकास है, नमस्कार, गुड नाइट, मैं जा रहा हूँ, यही कहना है। क्योंकि हमेशा एक अच्छा नागरिक बनिए लाइफ में, जीवन में। मैं बार बार कह रहा हूँ, एक अच्छा नागरिक बनिए, अच्छा फॉलोअर बनिए। किसका? हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में जुड़े हुए सारे नेताओं का, उनके थॉट्स का। उसको आंख मूंद कर आप साथ करिए, चाहे वो लाल बाल पाल हों, चाहे वो गांधी नेहरू हों, चाहे अंबेडकर हों, चाहे भगत सिंह थॉट्स का थ्योरी, या चंद्रशेखर आज़ाद हों, या सुभाष चंद्र बोस हों। सारे लोग जो है, इनमें से कोई भी ऐसे नहीं थे जो ये नहीं चाहते होंगे कि देश आज़ाद नहीं हो। सारे लोग देश के लिए ही मरे मिटे हैं, और उनमें भेद करना मत करिए, छोड़िए दोस्तों, मत करिए ऐसा। तो चलिए दोस्तों, अंतिम एक बार फिर कि एक अच्छा नागरिक बनिए, अच्छा कार्यकर्ता कभी मत बनिए। हाँ, अच्छा नागरिक रहते हुए अगर अच्छा कार्यकर्ता बनना है, अगर बन सकते हैं तो ज़रूर बनिए। लेकिन एक नागरिक और कार्यकर्ता में यदि दिमाग क्लैश करने लगे दोस्तों, तो नागरिक बनिएगा जीवन में। क्योंकि नागरिक
देश का विकास करता है, कार्यकर्ता पार्टी का विकास करता है। तो अंत में दोस्तों इसी स्लोगन के साथ जय हिंद, जय भारत और आज के दिन के लिए जय भीम। नमस्कार।